अरुणा रॉय और निखिल डे सबके परिचित है। उनका आरटीआई के बारे में किया हुआ काम देश विदेश में प्रसिद्ध है। Thousands, lakhs of people actually use the RTI today in India, which is actually a world record. उनका RTI स्टोरी किताब बहुत लोकप्रिय है और ये बहुत भाषा में भाषांतर हो गया है और मराठी में भी उपलब्ध है। उनकी आत्मकथा अब बहुत लोकप्रिय है और वो अभी कुछ दिनों में मराठी में भी आने वाली है। अब ये प्रश्न आप दोनों के लिए है, आपकी बैकग्राउंड और आप ये इस काम के लिए कैसे, इस काम की तरफ कैसे आकृष्ट हो गए? खैर, मैं तो आज़ादी से 1 साल पहले जन्मी, तो मेरा तो आज़ादी के साथ आज़ादी का सपना भी चलता रहा। जो भी थे उस समय सबके साथ रूबरू कहीं ना कहीं मिलना। कि मैं दिल्ली में पली बड़ी, वैसे मेरे माँ बाप तमिलनाडु के हैं, तो दिल्ली में पली बड़ी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों को देखते हुए पली बड़ी, तो कहीं ना कहीं एक मन में एक सपना था और एक इच्छा थी और एक दृढ़ता भी बना कि हमारे देश को सही मायने एक नैतिक आधार पर आज़ादी का एक प्रतिष्ठा होना चाहिए। तो वहाँ पे क्योंकि उसी समय पार्टीशन भी हुआ, तो उस समय उसके साथ साथ एक दूसरा भी चला कि इस देश में कभी भी धर्म आधारित संघर्ष, मार पीट, खून खराबी नहीं होना चाहिए। ये 2 सोच मेरे दिमाग में थे। मेरे परिवार में पूरे दलित राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा था। पेरियार का एक नाम मैं बहुत छोटे उम्र से सुनी हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी सुनी हूँ, गांधी जी का भी नाम सुनी हूँ, और ये सब सारे नाम भी सुनी हूँ और उनके परिप्रेक्ष्य भी समझते हुए पली बड़ी। तो उस जमाने में ऐसा नहीं था कि ये या वो, एक सामूहिक सपना था, उसके साथ पली बड़ी। तो फिर कई सारे धंधे पकड़ी, क्योंकि मैं महिला हूँ, मैंने सोचा कि घर बैठना ही नहीं है, कुछ करना है। तो अंग्रेजी साहित्य में एमए करके 1 साल पढ़ाने के बाद आईएएस में आई, और आईएएस में मैंने सोचा था ये सारे सपनों को साकार करने के लिए जगह मिलेगी, जगह नहीं थी, तो इसलिए लगा छोड़ो और बाहर जाके इस काम को आगे बढ़ाओ। फिर आगे एक लंबी कहानी है। कितने बरस आप राजस्थान में? बहुत साल हो गए। मेरे तो 54 साल हो गए हैं, करीब 54 तो नहीं तो 50 साल तो हो ही गए हैं, 50 साल हो गए हैं। मैं राजस्थानी ही हूँ अभी, और मैं अपने आप को भारतीय समझती हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल बंगाल है, इसलिए बंगाली भी हूँ, तो तमिलनाडु की भी हूँ, तो दिल्ली की हूँ। मैं भी भारतवर्ष का हूँ एक तरीके से। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, बंगाल के थे। मेरी माँ महाराष्ट्र की थी और मेरी माँ पढ़ाती थी डेफ स्टूडेंट्स को। और घर में एक लिबरल सा एटमॉस्फेयर था कि हाँ, गरीबी बहुत खराब है, मतलब गैर बराबरी बहुत खराब है, लेकिन दिखता था इतना खराब है। तो हमारा वर्ग के साथ एक समस्या है कि लगता है खराब जिनको, लेकिन करना जो चाहिए वो शायद वो कदम नहीं उठाते हैं। तो उस खोज में मैं निकला कि कहीं ना कहीं राजनीतिक बदलाव आना बहुत जरूरी है। लेकिन जो राजनीतिक दलों को देखा, उनको काम करते हुए लगा कि ये राजनीति से दूर एक आपसी पावर की लड़ाई में घुस गए। मुझे भी राजनीति समझना था जमीन से, गांव से, जहां मैं रहा नहीं। और उस खोज में मैं उस समय अरुणा से भी मिला, शंकर से भी मिला, और हम लोग एक छोटे से गांव में देवडुंगरी में रहने लगे, मजदूरों और किसानों के साथ मूल राजनीतिक काम करते हुए कि कोई ना कोई बदलाव आना चाहिए ताकि इस देश में हमारे संवैधानिक सपनों के अनुसार देश चल सके। कितना कठिन था ये देहात में रहना, और मैंने तो सुना है वो एयरपोर्ट से 2 घंटा जाना पड़ता है, वो क्या क्या सुविधा है उधर, कैसे रहती है आप, और कितना कठिन था उस ज़माने में और आज भी ये सब, उसमें कैसा संघर्ष करना पड़ा ये दोनों? ऐसी देखिए, शहर में एक कठिनाई है तो देहात में एक दूसरी कठिनाई है, कहीं कठिनाई के बगैर जिंदगी है नहीं। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि मैंने मानसिक शांति के लिए गांव में रही और शारीरिक शांति के लिए शहर में रहना कोई लोग चयन करते हैं, मगर
हम 3 जने जो थे, शंकर राजस्थानी है, तो मेरे से शंकर 8 साल छोटा और निखिल उससे 9 साल छोटा, तो हम तीनों अलग अलग उम्र के भी थे और अलग अलग तरीके के उम्र के हिसाब से एक कल्पना भी लेके आए, अलग मूल बातों में नहीं मगर रणनीति में। ये बहुत बढ़िया रहा क्योंकि एक तो शंकर कलाकार, एक में कुछ दूसरे किस्म की फेमिनिस्ट महिला जो इस तरह सोचती थी कि भाई जवाबदेही कैसे लाएं, निखिल जवान इसको पॉलिटिकली एक नॉन पार्टी पॉलिटिकल बॉडी कैसे बनाए जो कि आइडियोलॉजी हो ब्रॉड लेफ्ट की, अंबेडकर की, उसमें गांधी जी के भी कुछ इश्यूज हो उसको भी माने, मगर उसको हम पार्टी में ना रख के एक राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था। उसको लेके हम तीनों आए और हमारे तीनों के रिश्ते में एक ईमानदारी और एक बिल्कुल जगह रही, नहीं ट्रांसपेरेंसी तो रही मगर जगह रही बहस करने की, मतभेद प्रतिष्ठित करने की, और वो बहस से एक बहुत अच्छा माहौल तैयार हुआ जब हम 100 लोग जुड़े एक जमीन की लड़ाई से। और उस जमीन लड़ाई में हम बिल्कुल ऐसे चुनौती थी कि संभावना ही नहीं था हमारा जीतने का। जब जीते तो लोगों ने कहा कि हम एक जनसंगठन बनाना चाहते हैं, तो हम लोग बैठे तो सामूहिकता के विश्वास जो महिलावादी सोच से भी आता है, मगर मेरे ख्याल से शंकर और निखिल भी महिलावादी ही हैं, तो एक तरीके से सोचा है सामूहिक संगठन बना। आज जो हम बात कर रहे थे वो देहातों में इतना रिस्पॉन्स, इतना बड़ा काम आपने किया है वो भारतवर्ष के लिए, मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वो कैसे चालू हो गया देहात में? मेरा तो मैं समझ ऐसा था कि इंटेलेक्चुअल्स में ये समझना ठीक है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो देहात का आदमी ये कैसे समझ पाया कि उसको ये ज़रूरत है? हमें तो कम से कम हमारे काम से समझ में आया कि असली आंदोलन की रीढ़, बैकबोन देहात के गरीब लोग हैं। आरटीआई में दिखा, वो इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि उनको बहुत बड़ी जमीन मिल जाती, वो इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि उनको बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती, और वो बरसों तक लड़े और लड़ते रहे जब उनको पता था बहुत मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि उनको एक इज्जत की लड़ाई, एक ईमानदारी के देश की लड़ाई, एक बराबरी की लड़ाई के लिए लड़ना था, और वो ही मिला उसके अंत में। और वो लोग, उन लोगों को गर्व है। यदि हम मध्यम वर्ग पर रहते टिके तो मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग सोचता है आज हो कल हो, नहीं तो मुझे मेरी नौकरी पकड़नी है। तो ये बहुत बड़ी चीज हमें समझना है, और हमारी लड़ाई में भी एक समझ में आया, एक संघर्ष में समझ में आया कि इसमें बहुत कुछ हमें भी मिलता है, हम सब लोगों को एक संगठन बनाने में, एकता रखने में। तो मेरे ख्याल में ये एक बात निकल के आनी चाहिए। ये मुश्किल एक किस्म की है, छोटी चीजें, लेकिन कितना खराब लगता है जब आप अन्याय सहन करते रहो और उसका कुछ कर नहीं सको। और छोटी सी जगह से भी जब लोग संगठित होके एक ईमानदारी और बातचीत और सबके आधार पर एक लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ोगे तो बहुत बड़ी चीजें इस देश में भी संभव है। मेरे ख्याल में आपका जो संघर्ष है और आपने जो खड़ा किया है उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि एनी स्ट्रगल, एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, एनी पीसफुल स्ट्रगल, any constitutional struggle has to be from the grassroots, जो अभी दिखता नहीं है। Actually, there's a very interesting story. जब हम लोग जस्टिस सावंत ड्राफ्टेड द फर्स्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ, उसको हम लेके जब दिल्ली गए थे, वो उसका लोकार्पण करना चाह रहे थे, तो हम भी गए। पूर्व प्रधानमंत्री 2 लोग आए, गुजराल आए, वीपी सिंह आए, सारे एडिटर्स आए, ये सारे बहुत बड़ा तामझाम था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में। वहां पे मेरी एक साथी सुशीला भी गई जो 4th पास है। तो उसको लोगों ने पूछा तू कितनी पढ़ी लिखी है? तो उसने कहा मैं 4th पास हूँ। तो फिर लोगों ने कहा अरे इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, ये नहीं कर सकते हैं, तुम करके क्या दिखाओगी? तो फिर उसने उनको देखा और कहा मैं अपने बेटे को 10 रुपए देकर बाजार भेजती हूँ, वापस आता है तो मैं हिसाब लेती हूँ उससे। ये सरकार मेरे नाम से अरबों खरबों रुपए कुछ खर्च करती है, मैं हिसाब नहीं लूंगी क्या? हमारा पैसा हमारा हिसाब। 4 शब्दों में उसने पूरे आरटीआई का एक तरीके के डेफिनेशन बना दिया। एक्चुअली राइट टू इन्फॉर्मेशन पावर की, डेमोक्रेटिक पावर के लिए एक संघर्ष है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। यस, बिकॉज सिटीजन इज सॉवरेन। तो मेरी सॉवरेनिटी को मैं कैसे असर्ट करूंगी? क्वेश्चनिंग इज माय राइट,
तो उसको मैं कैसे करूंगी? तो क्वेश्चनिंग authority and questioning the privilege of these people, and that has been very important. आपने बताया था कि मनरेगा पैसा मिलता है कि नहीं, और ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उनके लाइफ से जुड़े हुए, तो उसको भी उससे शुरुआत हो गई। तो आरटीआई कोई हवा में इंटेलेक्चुअल बात नहीं रही इंडिया में, कम से कम। और क्यों नहीं रही? क्योंकि गरीब लोगों ने बहुत सवाल उठाए, अपनी जिंदगी से उठाया। तो उन्होंने कहा कि हमारे नरेगा, हम उस समय नरेगा नहीं था, हमारे जो अकाल के काम है उसमें रोजगार जो मिल रहा है, क्यों हमें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही? और उनको जवाब मिला, नहीं आप काम चोर हो। गरीबों को तो यही कहते हैं, जबकि वही सब कुछ बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ है काम चोर? वो रिकॉर्ड में है, और वो रिकॉर्ड सीक्रेट है, हम नहीं दिखाएंगे। तो लोगों को समझ में आया कि ये सीक्रेट रिकॉर्ड को निकालने के बिना हमें हमेशा चोर ही ठहराते रहेंगे और असली चोर छिपे रहेंगे। तो उसमें उन्होंने निकाला, तो पूछा राशन के सवाल, पूछा दवाई के सवाल। और प्रभाष जोशी जी जो बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हिंदी के, और वो आए थे जो 1996 में धरना था, और उन्होंने ये सारे सवाल सुने। और हमारा एक और नारा, जैसे सुशीला का नारा, एक और नारा वहां से उठाए और अपना शीर्षक बनाया वो लेख का, कि हम जानेंगे, हम जिएंगे, द राइट टू नो, द राइट टू लिव। तो आरटीआई को ऐसे डिफाइन किया लोगों ने, बिल्कुल अपनी जिंदगी से जोड़ते हुए। और वो पूरे मध्यम वर्ग ने, अमीर लोगों ने, सबने आज रोज ये 7 लाख, कितने लगभग 8-80 लाख एक साल में फाइल होते हैं, जो दुनिया में कोई नहीं है। और एक आरटीआई, आप कल्पना कर सकते हो जब किसी दफ्तर में जाता है, किसी जगह जाता है, क्या हलचल मचता है उससे। उसके सबके जवाब मिलते हैं आरटीआई के? नहीं, ऐसा है कि सबका तो हम तो ठेका नहीं ले सकते हैं, ना हम लोग आपको इस तरीके से संतुष्टि का जवाब दे सकते हैं। हम इतना कह सकते हैं कि अभी भी आरटीआई लगाऊंगी मैं कहूंगी तो एक धमकी। तो सरकार डरता है उस प्रश्न से, क्योंकि इम्प्यूनिटी को क्वेश्चन करने के लिए और कोई तरीका ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो दुरुपयोग आपने सुना होगा ये? हाँ, बिल्कुल सुना है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा है, जाता है। सब म्युनिसिपैलिटी में लोग बोले वो आरटीआई आ गया, अभी उसको जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब ये है कि जैसे हम लोगों ने राजस्थान में किया है, टाइम क्यों जाता है? सेक्शन 4 को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है ना सरकार। सेक्शन 4 क्या कहता है कि सुओ मोटो सारे सूचनाओं को बाहर निकालो, एक्ट कहता है। उसको निकाल देंगे तो कोई जाके कोई प्रश्न पूछने वाला पागल है क्या? उसका भी तो टाइम नुकसान होता है। तो इसीलिए राजस्थान में जो जन सूचना पोर्टल हम लोगों ने निकाला है, आपने वेबसाइट वो जो तैयार किया है उसके बारे में, उसमें लगभग 18 करोड़ 2019 से लेके आज तक लगभग 18 करोड़ बार लोग गए उस साइट पे, और लगभग 38 करोड़ सूचनाएं, और वो केवल सूचना देती है, और वो सरकारी सूचनाएं। तो वो सेक्शन 42C कहता है कि 42 कहता है कि इतनी सूचना आप अपने आप स्वप्रेरणा डालो। उसमें देहात के भी लोग हैं, बिल्कुल है, इसमें ज्यादातर देहाती लोग हैं, क्योंकि राशन, पेंशन, ये वो ग्रेट अचीवमेंट, माइनिंग राइट्स इतने सारे, और हर सूचना है। माइनिंग राइट्स माइनिंग के किसको दिया? जंगल तोड़, पर्यावरण, आप बताओ क्या नहीं है अवेलेबल जो आप नहीं और डाल कैटेगरीज सकते भी है उसमें पूरा वो। और जनता उस जन सूचना पोर्टल में जनता के धरने के आधार पर वो बना। और अब हर महीना एक मीटिंग होती है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, वो संबंधित विभाग और सिविल सोसाइटी के लोग बैठते हैं, और सिविल सोसाइटी के लोग कहते हैं हमें ये सूचना इन फॉर्मेट्स में चाहिए ताकि लोगों के समझ में आ सके। तो चाहे वो पेंशन, आपने पेंशन का एप्लीकेशन दिया तो कहाँ पड़ा है, किसके डेस्क पर कितने दिन के लिए, वो सब है, पूरा ट्रेल है। और किस समय किसको राशन किस जगह मिला वो है, किसका स्कॉलरशिप कहाँ अटका हुआ है वो है। एक्चुअली क्या है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? टूल है। टूल किस लिए है कि एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट हमारी है, हम वोट करते हैं उसको, बिल्कुल जवाबदेही नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ही जवाबदेही आएगा। तो वो ट्रांसपेरेंसी को कैसे करें, उसके लिए एक तरीके की पावर का विभाजन कैसा होगा, क्योंकि हम सॉवरेन है, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है, वो सॉवरेन पावर को एग्जर्ट कैसे करें उसके लिए है। तो ये जो कर्नाटका में भी है, अभी राजस्थान में भी है, शायद तेलंगाना भी
करने वाला है। तो इस तरीके से पोर्टल आ जाए, महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, ये आ जाएगा तो कुछ समस्याएं, बहुत भारी समस्याएं ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे। फिर भी समस्याएं रहेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे। फिर ब्लैकमेलिंग के भी जवाब है उसमें, क्योंकि कहते हैं दुरुपयोग है, अब सबके लिए खुला है। दुरुपयोग कब होगा? जब कोई एक्सक्लूसिवली लेगा और उसको कहेगा मैं बाहर बताऊंगा, तुम नहीं। आरटीआई उसका उल्टा है, आरटीआई ब्लैकमेलिंग के रास्ते को बंद करने वाला एक रास्ता है। हाँ, दुरुपयोग हर चीज का होता है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम इसको कितना कम करें। उसमें ये सब मूवमेंट खड़ा करने में आपको चैलेंजेस बहुत आए होंगे। एक चैलेंज जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगा, बहुत संकट, या आपके वैसे तो सैकड़ों आए होंगे, लेकिन जो जिसने आपको बहुत बड़ा तकलीफ हो गया और सरमाउंट किया आपने? ऐसा है कि जब हम आंदोलन में रहते हैं ना, एक चैलेंज कभी नहीं दिखता है, मल्टीपल चैलेंजेस ही दिखते हैं एवरी डे। क्योंकि गांव के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, शहर के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इस कैंपेन पूरे इंडिया में घूमा है, वो प्रारूप कानून को लेके जो जस्टिस सावंत ने बनाया था, उस कानून को लेके। महाराष्ट्र भी आए थे हम, पूना गए, औरंगाबाद गए, हम बहुत सारे जगह गए यहाँ पे। तो हम लोगों के साथ बात करते रहे। दो बड़े चैलेंजेस थे। एक तो लोगों को कन्विंस करना था कि कानून चाहिए, वो काफी आसानी से हुआ, क्योंकि जहां भी हम गए बहुत सारे साथी मिल गए। उसमें स्त्रियों का पार्टिसिपेशन कितना था? लेडीज हमारे यहाँ तो महिलाओं का बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेशन राजस्थान में रहा, इतना तक कि हमें ये बोलते थे हमें कि घाघरा पलटन। हम लोग लहंगा पहनते हैं ना, हमारा ड्रेस राजस्थान में तो घाघरा कहते हैं उसको, तो घाघरा पलटन मतलब प्लेटून स्कर्ट्स ऐसे बुलाते थे। और इनको क्या पता है? तो सुशीला ने जवाब दे दिया ना, हम तो जाते हैं, हमारे लिए राज का बच्चे को खाना खिलाना है तो मजदूरी चाहिए, मजदूरी पे चोरी कहते हैं, तो चोर हम नहीं है तुम हो, तो बताओ कहाँ से चोरी किया। ये हुआ। और ये चैलेंज एक जरूर रहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसकी भूमिका कैसे समझाएं। और उसमें हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट स्ट्रगल एंड देन एडवोकेसी, देन कैंपेन एंड देन अ मूवमेंट, बट इट्स अ सिक्लिकल प्रोसेस, ग्रासरूट लेवल। हाँ, गोल गोल चलता है वो। तो इसलिए जब एडवोकेसी के लिए चाहते हैं तो दूसरे सेट ऑफ इंडिविजुअल्स जाते हैं, जब मूवमेंट में जुड़ते हैं तो दूसरे सेट होते हैं, कैंपेन में एक तीसरे सेट होते हैं, और जो ग्रासरूट स्ट्रगल है उसमें चौथे। और इन सबके बीच में रिश्ता बनाए रखना एक चैलेंज है, और वो चैलेंज हमने मीट किया, इसलिए बहुत बड़ा एक आंदोलन बन गया। आपने आरटीआई म्यूजियम निर्माण की, उसके बारे में अभी उसका क्या? तो ये एक तरीके से हमारे ये बहुत लंबे सफर में आरटीआई का एक नया आयाम है। जिस शहर में ये पूरे राष्ट्रीय मुद्दा बना, ब्यावर, जो कहता है हम आरटीआई के शहर है, उन्होंने 20 साल बाद 1996 में 40 दिन का धरना हुआ था ब्यावर के मार्केट प्लेस में, चांगेट में। 20 साल बाद उनकी म्यूनिसिपैलिटी ने मेरे हिसाब से दुनिया का पहला आरटीआई मेमोरियल बनाया, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अरुणा रॉय के लिए नहीं, निखिल डे, शंकर सिंह, किसी के लिए नहीं, वो बनाया आरटीआई के लिए, जो बहुत सुंदर था। और जब वो जिला बना पिछले साल, तो उन्होंने कहा कि एमकेएसएस और लोकतंत्रशाला जो जुड़ा हुआ है, वो यहाँ इस शहर में एक आरटीआई म्यूजियम बनाए, ताकि लोगों को यहाँ के इलाके का कंट्रीब्यूशन भी समझ में आए। लेकिन ये हमेशा एमकेएसएस मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो वो म्यूजियम एक जीवित म्यूजियम रहेगा। 1 हेक्टेयर जमीन मिली, लोगों के कंट्रीब्यूशन पर ही ये बनेगा। लोगों ने अपना श्रमदान देना शुरू किया दीवार बनाने के लिए। इसका इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें देश का प्रीएम्बल एक पत्थर लगा, और लोगों के ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति एक संकल्प उन 2 पत्थरों पर गाड़ा गया और लिखा गया। जस्टिस लोकुर और जस्टिस मुरलीधर आए थे इसको लगाने के लिए, और गांव के लोग आए थे हमारे। उसके साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा गाने का टीम है जो सवाई माधोपुर जिले में गाता है, बहुत दूर है हमसे, मगर वो पॉलिटिकल सिंगर्स हैं, तो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक गाते हैं, बहुत पावरफुल है उनकी लिरिक्स। वो हरे आंदोलन में हमारे साथ जुड़े हैं, उसको पब्लिक में ले जाने के लिए वो आए, एक नया लिरिक बना के आए। और वो जस्टिस मुरलीधर को इतना अच्छा लगा, वो उनके बीच में चले गए ये गाना को सुनने के लिए। वो तो गाते हैं और ऑडियंस के बीच में जाके गाते हैं, तो वो भी चले गए। तो हमारे लिए एक, हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी एक कल्चर है, उसमें हम अलग अलग रोल्स निभाते हैं, तो उसमें
जो हम बहुत छोटे दायरे में कल्चर को डिफाइन करते हैं, म्यूजिक, ड्रामा, थिएटर, उसकी भी रोल है। आपके ये एक प्ले भी किया है ना आपके, बहुत सारे प्लेज, एक प्ले अतुल महाराष्ट्र अतुल में, पेठे ने प्ले किया है आपके यहाँ, और आपका किरदार निभाया था, आपका भी किरदार निभाया था, उसका बहुत सुना है मैंने उसके बारे में। नहीं नहीं, वो हम देखे और हम बहुत विनम्र हो गए थे उसको देख के। और अलका ताई था मेरे भूमिका जो महिला ने निभाया, इसको नितिन बाऊ करके इसका कैरेक्टर बना, हमें बहुत ही अच्छा लगा था। आपने राजस्थान में आने का न्योता दिया था उनको? बिल्कुल दिया था। और हमें लगा कि इतने दूर महाराष्ट्र में एक नाटक बना रहे हैं आरटीआई के बारे में, ये सब मेरे ख्याल में आरटीआई भी है रोजगार। हम महाराष्ट्र से सीख के हमने वहां लड़ाई लड़ी और देश भर में लड़ाई लड़ी और वो देश भर में फैला। पागी कमेटी ने वो पहले लाया था। हाँ। मैं वही आपको पूछने वाला था कि दो चीज़ें, आपका काम लोकशाही मजबूत करने के लिए मेरे ख्याल से आरटीआई का, जितने एफर्ट्स है उसमें आरटीआई का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एक कंट्रीब्यूशन ऐसे मैं मानता हूँ। लेकिन आप उससे संतुष्ट है एक, और क्या बाकी है, और क्या क्या होना चाहिए एक, और उसका जोड़ क्वेश्चन कि आज के भारत में आपको कौन कौन सी समस्या दिखती है? जैसे बेकारी है, रोजगार है, इनइक्वालिटी है, शिक्षण है, आरोग्य है, मानसिक आरोग्य का बहुत है, पर्यावरण है। सो आपका क्या, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एक शॉर्ट में कि व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, द यूथ शुड डू, आई मीन व्हाट इज द। लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द आरटीआई's role. The RTI is a transformational law. By itself, it's nothing. What will you do? किसी के सूचना मांगना पड़ेगा। It's a tool. हाँ, it's a tool. So it is applied to all the rights and all the violation of rights in any field. So that's why it has a widespread and अभी भी तभी कोई नई चीज निकल के आ जाती है जो हमने कल्पना ही नहीं किया। आरटीआई का वहाँ उपयोग होता है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी आरटीआई का उपयोग है। वहाँ जो प्रिजनर्स हैं वो आरटीआई को यूज कर रहे हैं, प्रिजनर्स यूज कर रहे हैं अपने उनके खिलाफ जो एविडेंस दिया जाता है, उस एविडेंस को जो मालूम है कि कुकड अप है तो वो इसके लिए भी यूज कर रहे हैं। अरे बाप, हाँ। तो मतलब मुझे तो रोज सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ इमेजिनेशन को, पॉलिटिकल इमेजिनेशन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इमेजिनेशन को बहुत वाइड स्प्रेड और गहरा बनाया है इसने। यू लाइक टू ऐड टू इट निखिल? हाँ, तो ये आपने जो सवाल पूछा, मेरे ख्याल में ये आरटीआई हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन हम लोग आए आरटीआई के पास क्योंकि हमें वंचित लोग, गरीब लोग, जो किनारे पर लोग हैं, उनको संगठित करने के लिए जब उन्होंने हमें कहा कि ये इस पूरे ढांचे की जवाबदेही ढूंढनी पड़ेगी और उनके माध्यम से, और इसीलिए भारत का आरटीआई आंदोलन अलग है क्योंकि इन ऐसे लोगों के हाथों में है। और ये बहुत महत्वपूर्ण, उसको ऊपर से थोपा गया नहीं है, लोगों ने उसको, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अनलाइक मेनी अदर। एक्चुअली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप करके एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में बात करते हैं। वो बार बार इंडिया को कोट करते हैं कि दिस इज अ पीपल्स प्रोटेस्ट, पीपल्स लॉ। तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे लोगों ने ये पहचाना है कि लोकतंत्र में जीने का अधिकार हमें जो दिया गया है वो बिना सूचना के अधिकार, जीने का अधिकार है ही नहीं। इसीलिए मोहन जी जब गाना गाए, हमारे सारे बार्ड्स इलिटरेट, कई लोग तो दलित थे, मोहन जी अनपढ़ थे, तो उन्होंने एक गाना बनाया राज चोरों का, जो उन जमाने में सोशल मीडिया तो था नहीं, ये सॉन्ग वायरल हुआ था। उसमें एक कड़ी था कि पहले वाले चोर भैया बंदूक से मारते थे, आजकल के चोर तो कलम से मारते हैं राज चोरों का। तो एकदम से रिकॉर्ड की क्या वैल्यू है, वो डॉक्यूमेंट जो अंदर है सरकार की, को बाहर निकलने का क्या वैल्यू है, ये सारी चीजें निकल के आई। तो मुझे लगता है कि जब हो जाता है तो बहुत सिंपल लगता है, मगर इनके दिमाग में से जो बात निकली, उन्हीं के दिमाग से बात निकली, फिर हमारी जरूरत पड़ती है कानून बनाने के लिए, उसमें क्लॉज ऐड करने के लिए, स्ट्रक्चरल चीजें देखने के लिए, एपेलेट कौन होगा, ये होगा, मगर द बेसिस जो था वो लोगों के दिमाग से ही आया। एक जो मैंने पूछा था कि युवक आज का बहुत जो निराश है उसको रोजगार का, आपके हिसाब से भारत में क्या आप दृश्य देखते हैं? आप क्या, आरटीआई का तो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन
मैं उसका खाली आरटीआई नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये अराउंड आरटीआई देयर इज अ मूवमेंट, and so this is a very important historical step that you have taken. I have felt for a long time and मुझे तो लगा है कि आरटीआई क्योंकि पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमिक माहौल इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है, तो उसने आरटीआई को भी इन्फ्लुएंस कर दिया है कि माय इंडिविजुअल एप्लीकेशन, माय एपेलेट अथॉरिटी। बट आरटीआई जहां जहां सामूहिक रूप से यूज किया गया है वो इंडिया को इम्पैक्ट किया है। तो यूथ विल हैव टू अंडरस्टैंड कि उनको इकट्ठे होके जगह जगह से एक एप्लीकेशन ही डालें, मगर एक ही मुद्दे पे डालें पूरे इंडिया में, तो मूवमेंट खड़ा होगा कि हम अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, हमारे लिए ये सारे ऐसे योजनाएं क्यों बन रही हैं, हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट में लेते हो तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे क्यों हैं, हमारी सोशल सिक्योरिटी क्यों नहीं है, हमारे लोन्स माफ करने के लिए कोई कार्यक्रम क्यों नहीं है, हमारे लिए गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं है कि हम लोन ना लें, क्योंकि हम आज अपने यूथ को मुंह पे पट्टी लगा दिया क्योंकि उनको लोन से शिक्षा दे रहे हैं, वो लोन लेते हैं तो फिर उसको चुकाना पड़ता है। तो पूरे तरीके से गिग वर्कर्स को आरटीआई का कुछ फायदा है? व्हाट इज द सिचुएशन अबाउट गिग वर्कर्स टुडे? तो गिग वर्कर्स, राजस्थान ने पहला देश में गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून बनाया। आप सोच सकते हैं ये पूरा, ये बाकी भारत में नहीं है। नहीं, पहला एक ही राज्य है जहाँ कानून बना है और वो राजस्थान पहला था, और शायद सोशल सिक्योरिटी पर दुनिया में पहला कानून है। हालांकि गिग वर्कर्स पर कई कानून दुनिया में बने हैं। हाँ, तो वो अभी इसमें, और इसमें भी महाराष्ट्र से हमने बहुत कुछ इंस्पिरेशन लिया। क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हैं गिग वर्कर की एक बहुत बड़ी लड़ाई है कि वो अलग अलग जगह गिग वर्कर मतलब कि एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट तीसरे, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सारे लोग डिलीवरी करते हैं। और आप सोच सकते हो वो एक राइड में बरसात में पूरे कोविड के टाइम, तो जिस दिन बीमार पड़ जाए तो कहाँ से कमाएंगे, जिस दिन एक्सीडेंट हो जाए तो कौन उनका कुछ करेगा, इंश्योरेंस, जिनके उनको बच्चों को पढ़ाना है तो वो क्या करेंगे, हम वो नहीं सोचते। कोविड में उन्होंने ही हमें बचाया, पूरे देश को सब डिलीवर करके वर्क फ्रॉम होम किसने किया? उन्होंने ही किया। तो उनका कौन देगा ये सोशल सिक्योरिटी? तो हमने हमालों के बाबा आढव ने जो पुणे में किया आज से 50 साल पहले, वहां हमाल भी 4 बोरी यहां से उठा रहे थे, 3 वहां से उठा रहे थे, दिन में 5, कभी दिन में कभी 20। तो हमालों ने कहा कि हर बोरी पर लेवी होगा सामाजिक सुरक्षा का, और जो बोरी का पैसा देगा वो लेवी भी देगा। तो यही गिग में वही कहा कि जो वो एक राइड पर लेवी लगाओ और उनके बोर्ड में, उनके सोशल सिक्योरिटी में जमा हो जाए। उसमें लड़ाई अब जो बहुत बड़ी हो गई पूरी एग्रीगेटर से, कि एग्रीगेटर का सोचो, वो कुछ नहीं कर रहा है, गाड़ी नहीं, हाँ, केवल गाड़ी है, वो ड्राइवर की पेट्रोल है, उस ड्राइवर का टाइम है, बस वो केवल 2 लोगों को कनेक्ट कर रहा है और उसके 30-30, 40-40% ले रहा है, और वो डेटा नहीं देना चाह रहा है। तो जैसे आरटीआई में क्या है, मजदूरों ने कहा हमारा कमाई कैसे हो रहा है, हमारे कहाँ गई मजदूरी, हमने पूरा काम किया, पूरा दाम क्यों नहीं मिल रहा है? तो वही गिग में अब लड़ाई है कि क्या, कितना आप ले रहे हो हमारे से, कितना ले सकते हो। हाँ, तो वो सोशल सिक्योरिटी कानून में भी आया कि इनका कितना, क्योंकि आप लेवी लगाओगे तो कितना मूल मिल रहा है आपको, वो बोर्ड के पास आएगा। अब कर्नाटका में, तेलंगाना में, झारखंड में, हरियाणा में, इवन देश में बात हो रही है उसके बारे में, और ये लोग कह रहे हैं नहीं हम डेटा नहीं देना चाहते, और मजदूर कह रहे हैं हमारा डेटा है, वर्कर कह रहा है हमारा डेटा है, हमारा डेटा आप हमें दो तो हमारे ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन का रास्ता है। तो इंफॉर्मेशन, फिर से जो आपने सवाल पूछा, आई थिंक we're almost at the end of the interview. The last question. I think you have led an exemplary life. Everybody is running after bungalows and cars in America and consumerism, and you are living in a very far off kind of place, but very satisfied souls that I'm looking at. Aage kya? What is your aim in life? Are you very happy? As I heard today morning while traveling, ki every minute and every hour you are actually very satisfied. Today people have money, people are still chasing various things, but they are unhappy. There is the enormous restlessness. But you seem to be extremely at ease with yourself, and that is something I'm really, really very happy about. How do you manage that, and what is your aim? What do you think ahead of you? That is the last question. Actually, challenges are always there.
but there is also beauty, there is also kindness, there is compassion, there is possibility. तो ये चीजें कभी भूलना भी नहीं चाहिए. और गांव में रहते हैं तो हम भूलते नहीं है. हम नीले आकाश रोज देखते हैं, आप नहीं देखते हैं. आपके लिए तो ये ग्रे स्काई देखना पड़ता है. हम चिड़िया को सुनते हैं, हम पानी की आवाज सुनते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं तो उनके साथ रिश्ते बनते हैं, और उस रिश्ते से एक राजनीति भी निकलती है जो बहुत महत्वपूर्ण राजनीति है. तो एक तरीके से वो राजनीति कभी दूर नहीं रहता है. मगर एक एज अ फेमिनिस्ट मैं समझती हूँ कि एज अ महिला मैं समझती हूँ कि जिंदगी में आपको वो संघर्ष करने के लिए आपका ऊर्जा संघर्ष से नहीं आएगा. आपका ऊर्जा एक मानवता का एक रिश्ता से आता है. वो मानवता का रिश्ता अभी भी जागृत है हमारे ग्रामीण इलाकों में और बहुत मजबूत है. एक तो ये कारण है. निखिल और बताएगा. मैं कहूँगा अरुणा ने जो अभी एक चिट्ठी, एक नया किताब निकाला ना, एक बायोग्राफी किया है, फेमिनिज्म की बात की है, उसका एक मूल नारा था द पर्सनल इज पॉलिटिकल. मेरी जिंदगी ही मेरी राजनीति है. तो आपने ये सवाल पूछा, हम गए देवडुंगरी क्योंकि हमने कहा पूरा देश बदल सकेंगे, नहीं बदल सकेंगे, क्या पता. अपनी जिंदगी तो बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी जी सकते हैं अपने विचारों के अनुसार, और उसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो समझ में आएगा, और कितना हम कर पाए उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो वो सबसे बड़ी बात है, वो सेटिस्फैक्शन का, क्योंकि हम जो करने की कोशिश कर सकते हैं अपने ठेका तो ले सकते हैं. फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि बहुत कुछ होता है, क्योंकि और ऐसे लोग जुड़ते हैं साथ में, और बहुत कुछ होने का एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि आप कर सकते हो. तो ये मेरे ख्याल में एक चीज है जो एक हमारी राजनीति को डिफाइन करता है. आप कैसे जीते हो. This is very important. I think all the youth who's listening to this interview. Cynicism and lack of hope are death knell. We should not go there. Cynicism एकदम हमारे बीच में डाला जाता है कि हम बिल्कुल कुछ ना करें, और होपलेस हो जाए कि हम कुछ ना करें. हमें तो होप रखना पड़ेगा. Every day when you get up. और एक एडुआर्डो गालियानो करके एक बहुत फेमस राइटर हैं, उनको किसी ने पूछा यूटोपिया क्या होता है. उन्होंने यूटोपिया क्यों है, तो कभी पहुंच सकते हो. तो उन्होंने कहा यूटोपिया तो है नहीं, मगर हम जब होराइजन को देखते हैं हमें मालूम है होराइजन है नहीं, फिर भी चलते हैं ना. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यूटोपिया हमें चलाता है, तो चलते रहना पड़ेगा. Thank you very much, and this is for this wonderful interview. I think there's a lot to learn for the youth in this. Thank you very much. Thank you. Thank you.